चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट ऑल दोज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फर्स्ट। मैं उनको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। रिवाइज करवाने का पर्पस ये है कि जो चीज़ें भूली बिसरी यादें हैं ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएं। क्या है ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जी, हमने आपको सबसे पहले बताया था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग योर ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट एंटिटी माना गया है, दोनों एक साथ नहीं मर्ज किए जा सकते आपके ट्रांजैक्शंस आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर? दूसरा मैंने आपको बताया था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जी सर। थर्ड मैंने बताया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि if at the time of recording of the transaction in the books of account we assumed that our business will run for forever, और ये कभी बंद नहीं होगा। even though we know very well that our business is going to be shut down, but while recording the transaction in the books of account we have to assume that our business will run for forever, ये हमेशा रन करता रहेगा। फोर्थ हमने आपको बताया था लास्ट सेशन में ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेबिट एंड द सेकंड वन कॉल्ड इज क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को हम डेबिट कहते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट कहते हैं। जहां पर आपको डाउट हो तुरंत आप हमें वहां रोकने की कोशिश करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। एक बार सर बोलकर चुप हो जाएंगे, मैं आपको पास आ जाऊंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था कि we are needed to record the transaction, means we are needed to record the assets at their original cost। उसको ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया था और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। क्या आपने उनको घर पे स्टडी किया है? क्या आपने उनको घर पे थोड़ा भी स्टडी किया है? ये मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैं स्टार्ट करूं? हर्ष, आपको मेरी वॉइस आ रही है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं ये सारे मैटर्स क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी अकाउंट से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने प्रूडेंस कंसेप्ट सुना होगा ना? दिस इज जस्ट लाइक प्रूडेंस, कोई फर्क नहीं है। इसको हिंदी में कहा जाता है दूरदर्शी। मतलब जो दूर की देख ले उसको हम दूरदर्शी कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोग दूरदर्शी हैं क्या? आपका जवाब होगा नहीं सर, हम लोग कहाँ से दूरदर्शी होंगे ना। आप लोग भी दूरदर्शी हैं। जरा मैं बताता हूँ कैसे। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है, चलो एक बात बताओ, आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोग पास होने के लिए यहाँ बैठे हैं या फेल होने से बचने के लिए यहाँ बैठे हैं? पास होने से, पास होने के लिए बैठे हैं या फेल? हाँ, पास होने के लिए स्टडी कर रहे हैं या फेल होने से बचने के लिए? बोलिए हर्ष, बताइए बाबू। पास होने के लिए। खुशी? पास होने के लिए। साहिबा? अरे बाप रे
और सृंजनी? अरे बाप! सृंजनी ने सही जवाब दिया, फेल होने से या जो हमने सोचा, एक डर है दिल और दिमाग में। इफ वी आर 100% कंफर्म दैट आवर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, अगर हमसे कोई कह दे कि अरे भाई आप पास ही होंगे, आप टेंशन किस चीज की ले रहे हो, आपको तो पास होना ही होना है, कौन रोक सकता है, तो भाई क्यों खोलेंगे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट? अगर हमें मालूम हो कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, देन वी विल डू आवर बेस्ट एट आवर होम। मीन्स हमको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की क्या जरूरत है? अरे, दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। वी वे जस्ट थिंकिंग अबाउट 70%, कहीं ऐसा ना हो प्रॉपर कोचिंग या प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाए तो 60% पर ना रुक जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। ये डर आपको कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोजने के लिए आपको मजबूर किया। अगर आपको ये कंफर्म कर दिया जाए दैट यू विल बी पास, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, देन व्हाट्स द मैटर? अरे, जो हमने सोचा कहीं उससे कम ना आ जाए या कहीं फेल ना हो जाए, ये डर हमको खींच करके लाया। तो हमने दूर की सोची, एग्जाम आज नहीं है, नवंबर और दिसंबर में एग्जाम है, और आज हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं कोचिंग कर लेनी चाहिए, ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और उस दिक्कत से बचने के लिए आपने अभी फीस का पेमेंट करा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने दूरदर्शी हो करके प्रोविजन बनाया। अगर पास होना ही है, 100% श्योर है, तो लाओ मेरी मिठाई। अरे ले आओ मेरी मिठाई, कल ही मेरे को मिठाई भेज देना। दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम तो उस समय आती है अगर मैं कहूं मिल ले आना कल मिठाई, सर पास होंगे तब देंगे। अरे भाई, जब श्योर है पास होना तो दिक्कत क्या है, हमको कल ही मिठाई खिला दो। अगर आपको मालूम है कि 10 साल बाद आपके घर पे किसी की शादी होने वाली है, या कोई एक ऐसा फंक्शन होने वाला है जिसमें आपको 10 लाख रुपयों की जरूरत होगी, means right now you know very well that after the completion, after the 10th year from right now, there will be a function at your home and it requires rupees 10 lakhs, then what will you do? क्या आप 10वें साल के लिए छोड़ दोगी कि जो जब आएगा तब देखा जाएगा, आज तो खाओ पियो और ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा, आज कोई दिक्कत नहीं है, कल की कल देखी जाएगी? क्या ऐसा है क्या आप लोगों के साथ कि आज से उसके लिए कुछ ना कुछ आप इकट्ठा करोगे पैसा? बोलो। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से सबका जवाब यही होगा कि इफ वी नो वेरी वेल इन एडवांस दैट देयर इज अ नीड ऑफ रुपीज 10 लाख आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10th ईयर फ्रॉम राइट नाउ, यू विल स्टार्ट टू प्रोक्योर दैट फंड, यू विल स्टार्ट टू अरेंज दैट फंड। अगर आपकी जेब में 100 रुपीज होंगे, गुल्लक में डालेंगे, 500 होंगे आप गुल्लक में डालेंगे, 1000 रुपीज होंगे आप गुल्लक में डालेंगे, यू विल स्टार्ट टू अरेंज योर मनी इन सच अ वे। पक्की बात है। चलो, 10 साल बाद आपने उस गुल्लक को तोड़ा, जब आपके घर पे वो फंक्शन हो रहा है, आपने वो गुल्लक तोड़ा। जब 10 साल बाद आपने वो गुल्लक तोड़ा तो उसमें से निकले आपके 6 लाख रुपीज। बताओ ये फायदा हुआ या घाटा हुआ? बाबू फायदा हुआ। घाटा कैसे हो गया? फायदा हो गया। अगर हमने कल का कल छोड़ा होता तो 10 लाख हमको उस समय, राइट उसी समय, एट द सेम मोमेंट वी वेयर नीडेड टू अरेंज रुपीज 10 lakhs, हमको तो घाटा हो जाता ना। लेकिन ये 6 लाख भी मिल गया, धीरे 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 करते हमने अपने लॉस को 6 लाख तक बचा लिया, हमने अपने बर्डन को 6 लाख से कम कर लिया। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट यस वी हैव अरेंज रुपीज 10 lakhs, बट वी डिड आवर बेस्ट। हमने 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक अरेंज कर लिया उस समय, अब हमको केवल 2 3 4 लाख रुपए का अरेंज करना है। चलो 10 का 10 हो गया तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर 10 के बदले अगर 12 लाख का अरेंज हो गया, गुल्लक तोड़ा निकला 12 लाख, तब अरे एक्स्ट्रा पार्टी मनाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोविजन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये कि हम लोग धीरे 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 धीरे, यानी लॉस के लिए आप पहले से ही तैयार रहते हो, लॉस के लिए आप पहले से ही तैयार होते हो। लेकिन अगर कोई कह दे 10वें साल आपको 10 लाख रुपए लॉटरी में मिलेगा, अरे जब मिलेगा देखा जाएगा ना, फायदों को उसी समय बुक किया जाएगा। इट मीन्स you are not expecting any profit or gain in future, but you are always ready to make a proper provision for your loss। आप अपने लॉसेस के लिए हमेशा तैयार रहते हो, प्रोविजन करते हो, लेकिन प्रॉफिट्स को आप छोड़ देते हो। लॉसेस के लिए यू स्टार्ट टू मेक द प्रोविजंस फ्रॉम राइट नाउ, लेकिन प्रॉफिट्स को आप छोड़ देते हो कि जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स अराइज होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बुक दैट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। यस और नो? हाँ या ना? पक्की बात है ना? बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है,
तो हम उस नुकसान के लिए आज से अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और अगर प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो भाई उसको हम अवॉइड करेंगे, प्रॉफिट को हम अवॉइड करेंगे, उसको उसी टाइम बुक करेंगे जिस समय वो हमको मिलेगा। यानी प्रॉफिट मिलेगा तो देखा जाएगा, लॉस होगा तो आज से ही हम उसका प्रोविजन करना स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट और नॉट? चल सकते हैं आगे। दिस इज नोन एज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब हम इसको दो लाइन में अगर बोलना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं, वी आर नीडेड टू मेक प्रॉपर प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस। we should not try to book the expected gains in our books of accounts। हमें फ्यूचर में होने वाले गेन्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए वी आर नीडेड टू मेक द प्रॉपर प्रोविजन फ्रॉम राइट नाउ। हमें प्रॉपर प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन मतलब वी आर नीडेड टू प्रिपेयर अ सेपरेट पिगी बैंक, गुल्लक बनाना पड़ता है अलग से। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इज डन। अगर यहां तक आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को भी कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक होता है एक्रूअल कंसेप्ट, और इसके लिए मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया था जब हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा था। लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 में। तो उस समय मैंने आपको बता दिया था कि 3 तरह से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। मेरी बात ढंग से समझें, लेकिन वहां मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, उतनी ही बात पूरी की थी जितना उस समय इंपॉर्टेंट था। आज हम उस बात को पूरा करेंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे। पहले मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, आपके दिमाग से निकालना चाहूंगा आप सोच क्या रहे हैं, उसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड वे इज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब ये 3 सिस्टम्स क्या हैं जरा ढंग से सुनेंगे। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है ये 3 तरीके हैं आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के। मैंने पहले भी हिंट दिया हुआ है लेकिन फिर से ठीक है 5 मिनट दे देते हैं। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, जो रिसीट होगा वो आपकी इनकम है, जो आपके पेमेंट्स हैं वो आपके खर्चे हैं, जो आया वो इनकम, जो गया वो खर्चा, जो आया वो इनकम, जो गया वो खर्चा। दिस इज नोन एज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही प्लेन सिस्टम है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, कहीं इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया वो हमारा इनकम है, जो गया जेब से which one is, if there is any inflow of cash that is your income, if there is any outflow of cash that is your expenditure. That's it, so simple. This is your cash system of accounting. While in the case of the mercantile system of accounting we are needed to follow a different strategy. वो कहता है भाई जिस समय का आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस समय का आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सर किस समय का आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं? हम प्रिपेयर कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक, ये हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कहूं मैंने किसी बंदे को सैलरी पर रखा है, द सेम एग्जांपल आई एम गोइंग टू पिक ओवर हियर व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। मैंने एक बंदे को सैलरी पर रखा 1000 पर मंथ पर, और मुझे अपना पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना है, मुझे अपना पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना है। साल के अंत तक मुझे उसको 12,000 का टोटल पे ऑफ करना था एंड आई मेड द पेमेंट ऑफ रुपीज 12,000। मैंने उसको 12,000 का पेमेंट कर दिया, नथिंग इज बैलेंस, नथिंग इज
आउटस्टैंडिंग, कोई भी बैलेंस नहीं है, 12,000 पेमेंट करना था, आई पेड रुपीज 12,000 टू हिम। ये 12,000 मेरा खर्चा हो गया, दैट इज एन एक्सपेंडिचर 12,000, वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड इट रुपीज 12,000 इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल। इफ यू नो, अगर आपको पीएल के बारे में मालूम है तो इतना आप जानते होंगे, नहीं मालूम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि 12 महीने का खर्च होता है 12,000, वी रिकॉर्डेड एट रुपीज 12,000, दैट्स इट। सेकेंड, मेरे पास उसी समय एक दूसरा एम्प्लॉय भी था जिसको मैंने 1,000 पर मंथ पर हायर किया था। साल के अंत में मैंने देखा, मैंने उसको 15,000 का पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया है? 15,000 का पेमेंट किया है। तो मैं इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा 15,000 पर, दैट इज आवर एक्सपेंडिचर। इन द सेम वे, मेरा अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको मैंने फिर रखा हुआ है 1,000 पर मंथ पर, तीसरा एम्प्लॉय है, और मैंने साल के अंत में देखा कि अरे 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 ये क्या हुआ, मैंने तो इसको केवल टोटल 10,000 का पेमेंट किया है, तो मैं अपने खर्चे को रिकॉर्ड करूंगा 10,000 पर। क्या किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मैंने सही किया है या गलत किया है, कोई बताएगा क्या? गलत है? उड़ी बाबा, कैसे गलत है? बिल्कुल सही है, दिस इज योर मर्केंटाइल, ये तो कैश सिस्टम हो गया। अगर हमने जितना दिया वो खर्चा है तो दिस इज योर कैश सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वो कहता है भैया आप ना उतना ही खर्चा रिकॉर्ड करो जितना होना चाहिए था, एक्चुअल में गया या नहीं गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये 3,000 आप यहां ज्यादा दे दिए हो भाई। आपको ना इन 12 मंथ्स में यू वेयर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 12,000 ओनली। Why you made the payment of rupees 15,000? 3,000 is your advance। ये 3,000 जो है ना आपका प्रीपेड है। क्या है ये? फ्री पेड नहीं है, प्रीपेड है। अच्छा जी। और सर इसका मतलब आप ना यहाँ भी 12,000 दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो इट एट रुपीज 12,000 over here। Now in the first case it was shown at rupees 12,000, the second case we are going to show it at rupees 12,000, and in the third case we are showing it again at rupees 12,000 because the total expenditure has already been incurred rupees 12,000। आपकी जेब से नहीं निकला तो इसका क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग नहीं है क्या? है सर, आउटस्टैंडिंग है। लायबिलिटी नहीं बन गई क्या? सर बन गई। Now in all the three cases we are needed to record it at rupees 12,000, whatever the case it is। this is your mercantile system of accounting। ढंग से देखो तो फर्स्ट केस में हमने ये 12,000 दिखाया, फर्स्ट केस में हमने ये 12,000 दिखाया, इसको मैच कराते हुए, किसको मैच कराते हुए? ये पीरियड देखो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इस दिन से, इस 1 जनवरी से 31 दिसंबर से ना तो एक दिन पहले का कोई इनकम या खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे, ना तो एक दिन पहले का कोई इनकम या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, ना तो 31 दिसंबर के बाद का कोई खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इन 12 मंथ्स के इनकम और एक्सपेंडिचर पर। हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इन 12 मंथ्स के इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर। दैट्स इट। जरा देखो सेकंड केस में भी आई डिड द सेम थिंग। मैंने सेकंड केस में भी यही किया है कि 12,000 इस 12 महीने का ही रिकॉर्ड किया है, ना तो इस डेट के एक दिन पहले का, ना तो एक दिन बाद का। इन द सेम वे आई डिड इन द थर्ड केस। मैंने सेम चीज थर्ड केस में भी की है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। किसी को कोई इश्यू हो तो तुरंत बता सकता है हमको। कोई दिक्कत है यहां तक? रिप्लाई करे प्लीज। नो सर, क्योंकि इतना तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बता दिया था, फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। जरा हम हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम इज नॉट अलाउड एट ऑल। इसमें होता क्या है, हम खर्चों को रिसीट पर, मतलब कैश सिस्टम पर, और इनकम को हम एक्रूवल सिस्टम पर, या इनकम को हम रिसीट एंड पेमेंट बेसिस पर या कैश सिस्टम पर, और एक्सपेंडिचर को हम एक्रूवल कंसेप्ट पर रखते हैं। तो कहा गया ये मिक्स मत रखो, आधा अधूरा मत रखो। या तो पूरी तरह से आप कैश सिस्टम को फॉलो करिए, या तो पूरी तरह से आप एक्रूवल सिस्टम को फॉलो करिए। आप मिक्स सिस्टम को मत फॉलो करिए। हाइब्रिड सिस्टम इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो कौन कौन सा सिस्टम अलाउड है? विल यू टेल मी प्लीज, कौन कौन से दो अकाउंटिंग मेथड्स अलाउड हैं? कोई बताएगा हमको? कौन से दो अकाउंटिंग मेथड्स अलाउड है?
cash system of accounting as well as the mercantile system of accounting. Now I am just going to give you a shock. मैं आपको एक झटका देने जा रहा हूं, कौन सा जरा देखें, ये कहाँ गया ये। अब बताओ, हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है प्यारा सा और उसका नाम है एक्रूवल कंसेप्ट। व्हाट डज इट मींस? कोई बताएगा यहाँ मतलब क्या है इसका एक्रूवल कंसेप्ट का? क्या इसने कैश सिस्टम को अलाउ किया है क्या? क्या हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ने एक्रूवल सिस्टम को अलाउ तो किया है, क्या कैश सिस्टम को भी अलाउ किया है क्या? कोई बताएगा हमको? कोई बताएगा? हाँ बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। मैं बताऊं? मैं बताऊं? अरे मैं बताऊं? हाँ जी रिस्पॉन्स दिया करिए। चलिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं ये आपकी बैलेंस शीट है। ढंग से सुनेंगे मेरी बात, बिल्कुल इत्मीनान से। ये आपकी बैलेंस शीट है, दिस इज योर बैलेंस शीट। पक्की बात है, ये बैलेंस शीट है, इधर ट्रायल बैलेंस है। आई मेड इट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। इफ इफ nothing is mentioned in our financial statement, means balance sheet and PL, if nothing is mentioned, then we will assume that this financial statement is prepared on the basis of the accrual system of accounting. अगर कुछ भी ना दिया हो तो हमें ये मानने का पूरा राइट है कि ये accrual system of accounting पर ही बनाई गई है। लेकिन अगर इसके नीचे लिखा हो, ढंग से सुनना, ये बैलेंस शीट है, इसके नीचे एक लाइन लिख दी गई कि द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो अब बताओ मैं सही हूं या गलत? क्या कैश सिस्टम पर हम नहीं बना सकते? सर बना सकते हैं, कहीं मना नहीं किया गया। तो सर ये अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक्रूवल क्यों लिखा है? उसने इसलिए लिखा है कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप मान लो कि ये जो कुछ भी बनाया गया है ये एक्रूवल कंसेप्ट यानी मर्केंटाइल सिस्टम पर बनाया गया है। But if we are mentioning it under the notes to accounts that the above financial statement balance sheet and the PL account has been prepared by using the cash system of accounting, तो अब बताओ क्या हम कैश सिस्टम पर ही बनाए होंगे ना सब? क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया है कि ऊपर वाला जो भी कुछ बनाया गया है वो कैश सिस्टम पर बनाया गया है, तो प्रॉब्लम कितने है। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या मान लेंगे? सर उस समय तो मान लेंगे हम लोग एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग कंसेप्ट में ये एजम्पशन मान लिया जाता है कि if nothing is given in the under the notes to accounts that which one system has been followed for accounting, then we can assume that the above financial statement is prepared by using the accrual system of accounting and not the cash system of accounting until or unless it is given separately under the notes to accounts. Is it clear to all of you? कहीं किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हो, अगर किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो तो बोल सकते हो। मैं फिर से बोलूं या दैट इज ओके? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। बाबू रिस्पॉन्स थोड़ा दिया करिए ना ताकि हम आगे बढ़ सके, हमको समझ में आए कि इसके आगे हमको बढ़ना है। थोड़ा सा यस या नो कर देंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। चलिए, क्योंकि शुरू के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम डायरेक्ट रन कर जाते हैं जर्नल एंट्रीज और बाकी चैप्टर्स पे, भले ही आपको आते हैं तो शायद वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन अब आपको मालूम है कि जब भी हमको ये देखना हो कि कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश सिस्टम पर बना है या एक्रूवल सिस्टम पर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेंगे कि वो एक्रूवल पर बना है। लेकिन अगर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है कि ऊपर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैश सिस्टम पर बना है, तो हमको कैश सिस्टम ही मानना पड़ेगा, हाइब्रिड नहीं हो सकता। ये तो डंडना डंडन है। इज इट क्लियर? चलिए, अच्छा हम लोगों ने दो कंसेप्ट तो देख लिए। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट देख लिया जो कहता है कि ट्राई टू मेक द प्रॉपर प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डू नॉट ट्राई टू एक्सपेक्ट समथिंग फॉर फ्यूचरिस्टिक गेन। आप फ्यूचर के गेन को आप अवॉइड करें, आप फ्यूचर के गेन को अवॉइड करें लेकिन फ्यूचर के लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर दें। ये हम लोगों ने कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट में देखा, जिसको हम लोग हिंदी में दूरदर्शिता की अवधारणा भी बोलते हैं। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूवल कंसेप्ट कहता है
कि हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्रूअल सिस्टम पर बनाते हैं, ये मान लिया जाता है, लेकिन अगर अनटिल और अनलेस ये ना दिया हो कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैश सिस्टम पर है, तो बेसिक अजम्पशन ये मान लिया जाता है कि एक्रूअल सिस्टम पर बनाया गया है, हाइब्रिड सिस्टम अलाउड नहीं है। अब आता है एक आपका मैचिंग कंसेप्ट। ओके, गॉट इट। तो जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैचिंग कंसेप्ट क्या है और एक्रूअल सिस्टम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा हमको, दोनों में फ़र्क क्या है, मैं उसके बारे में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। और हमें रिस्पॉन्स चाहिए, हमें रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है ना? चलिए, ये मैंने बनाया पीएल अकाउंट, ठीक है? हमने इसको बनाना था 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021। हमने यहाँ लिखा 2 परचेजेस। ये है 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22 तक। मैंने यहाँ परचेजेस लिखे 10 लाख और मैंने यहाँ लिखा बाई सेल्स 15 लाख। 1 जनवरी 21 टू 31 दिसंबर 21। और यहाँ मैंने लिखा बाई स्टॉक 3 लाख। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट रखा है, नॉट पीएल अकाउंट, दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक कितना है, मान लेते हैं 0 है। बता सकते हैं क्या? जितने लोग जानते होंगे वो बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कई लोग नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमें बता सकते हैं क्या कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट? कोई बताएगा हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? कोई बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ हमको? कोई बताएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 8 लाख। कौन बोला ये कौन बोला, क्या नाम है? सृंजनी ने बोला। और 8 लाख किसने बोला बाबू, बिल्कुल बताइए। साइमा। और खुशी, हर्ष बताइए। चलिए ठीक है, ये गलत जवाब है। पूछिए क्यों? हमको ये तो मालूम है दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स। हम 12 मंथ्स के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, दैट इज ओके। हमने जो सेल्स लिखी हैं वो भी 12 मंथ्स की हैं, और हमने जो परचेजेस लिखी हैं वो भी 12 मंथ्स की हैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? अरे, ये दोनों अलग अलग डेट हो गई। ये कैसे पॉसिबल है कि आप परचेज लेंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक का, और ये कैसे पॉसिबल है आप सेल्स लेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का? दोनों सेम पीरियड का होना चाहिए ना, ड्यूरेशन दोनों की सेम होनी चाहिए ना। या तो दोनों 1 अप्रैल का अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च तक एंड हो, या तो दोनों 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च पर एंड हो, या तो दोनों 1 जनवरी से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर पर एंड हो। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो दोनों 1 अप्रैल से स्टार्ट हो 31 मार्च पर एंड हो 12 मंथ्स, या तो दोनों 1 जनवरी से स्टार्ट हो 31 दिसंबर तक एंड हो। कोई बताएगा हमको कि अगर अब इसको सही करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको काट करके क्या लिख सकते हैं बोलो? अब अगर ये 1 जनवरी हो गया, अब बताओ ये सही है कि नहीं? अब 8 लाख आएगा कि नहीं? अब बताओ आंसर 8 लाख आएगा कि नहीं? हैं? अभी भी कोई नो बोला है? अभी भी कोई नो बोला है? कोई नो बोला है? कौन बोला है?
अरे बाबू, लगता है आपने लेक्चर देखा हुआ है इत्मीनान से। तो बिल्कुल सही है, ये अभी भी गलत है। ये अभी भी गलत है। जानते हैं क्यों गलत है? गलत इस रीजन से है कि, अच्छा सृंजनी बता दें क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट 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 ग्रेट। ऊपर देखें, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना किस पीरियड का रहे हैं? 1 अप्रैल का। अगर 1 अप्रैल का बन रहा है तो हर चीज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक खत्म होगी। हर चीज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 31 मार्च तक खत्म होगी। एवन योर, ये गलत नहीं है, ये तो सही था जो मैंने फालतू में आपसे कटवाया और आपने कहा नहीं सर ठीक है ना। वो नहीं हो सकता। ये आपका, ये वाला सिस्टम गलत है। और ये आपका पहले जो था वो सही था। क्या सही था? 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, ये ठीक था। गलत तो ये था ना, जो कि 1 जनवरी से। हमें हमेशा इस पीरियड को ध्यान में देखना चाहिए। मेरी बात समझें, आपको हमेशा इस पीरियड को ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा। 1 अप्रैल को ध्यान में रखना है। 31 जो ऊपर दिया है ना, ट्रेडिंग एनपीएल, जहां लिखते हैं ट्रेडिंग एनपीएल फॉर द ईयर एंडेड, उसको ध्यान में रख करके, उसको ध्यान में रख करके आपको अपने खर्चे, और उसको ध्यान में रख करके आपको अपने एक्सपेंडिचर और रिसीट उसी तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जा करके हमारा सही हुआ। अब हम कह सकते हैं नाउ दैट इज डन डन आर डन डन, और आर आंसर वुड बी ₹8 लाख। इसको हम लोग कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। दिस इज योर मैचिंग कंसेप्ट। ये है फायदा मैचिंग कंसेप्ट का। इट डजंट मीन एट ऑल कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे 12 मंथ्स का तो कोई भी 12 मंथ्स रख लो, ना 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 ना। मैचिंग कंसेप्ट कहता है all of your income must be matched with the same period for which you are preparing your trading NPL or financial statement. All of your income must be matched with the period for which you are preparing your financial statement. सारे के सारे खर्चे आपके उस पीरियड से मैच करने चाहिए जिस पीरियड का आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। सारे के सारे इनकम आपके उस पीरियड से मैच करने चाहिए जिस पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। ये नहीं देखना है कि जिस पीरियड का इनकम ले रहे हो उसी पीरियड का खर्चा लें, जिस पीरियड का खर्चा ले रहे हो उसी पीरियड का इनकम ले लेना, ना 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 ना, इससे कोई लेना देना नहीं। जिस पीरियड का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी पीरियड का खर्चा, जिस पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी पीरियड का इनकम। दैट इज योर मैचिंग कंसेप्ट। अब हमें लगता है कि आपको ये तीनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो ये कहता है टू मेक ऑल द नेसेसरी प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस but don't try to expect for any futuristic profit or gain. In the same way, accrual concept is saying that at the time of seeing any financial statement, we can assume that the financial statement is prepared on the basis of the accrual system of accounting until unless a separate disclosure is given under the notes to accounts that the financial statement has been prepared by using the cash system of accounting. Under the third category of your matching concept, all of your income and all of your expenditure must be matched with that period for which we are preparing our financial statement. That's it. That is done 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 done। तीनों चीजें आपकी कंप्लीट है। कहीं किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ ले, कहीं किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ लो। टेंशन नहीं लेने का, अगर दोबारा कहोगे हम दोबारा बता देंगे, लेकिन इत्मीनान से। सृजनी से तो पूछने की जरूरत नहीं है। साइमा बोलिए बाबू। अच्छा हर्ष को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चल सकते हैं बाबू। चलिए ग्रेट। गोइंग कंसर्न हो गया, ड्यूअल हो गया, रियलाइज ओ अभी भी तो एक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है जो मैंने आपको लास्ट टाइम में होमवर्क में दिया था, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये क्या बला है? ओ ये भी फिर कंफ्यूज करेगा। ये जो नीचे जगह छोड़ी है ना मैंने इतनी इसीलिए छोड़ी थी। अब जरा देखते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट का क्या रोल है। कोई बताएगा हमको वैसे रियलाइजेशन कंसेप्ट होता क्या है? गलती कर दी बाबू आपने, थोड़ा सेंटेंस आपने ट्विस्ट कर दिया। कोई और हमको बताएगा व्हाट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट? मैं बताता हूं, चलिए। रियलाइजेशन आपको थोड़ा सा यहां वापस आना पड़ेगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पर। इसने कहा था कि भाई आपको ना
फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट को किनारे करना है, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कभी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको कट कर देते हैं। जबकि एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं। क्लियर? ये था आपका कंजर्वेटिज्म। रियलाइजेशन कंसेप्ट केवल और केवल आपके इनकम पार्ट को बेस लेता है, यानी यहां पर एक्सपेंसेस को मारो गोली। पहली चीज तो ये जस्ट रिवर्स कंडीशन है। ऊपर एक्सपेक्टेड था, यहां एक्सपेक्टेड नहीं है। फर्स्ट थिंग मैंने वो चीज रिमूव की। क्या बोलता है? फायदे का घाटा कभी सोचा है, या घाटे का फायदा कभी सोचा है? कुछ होता है घाटे का फायदा या फायदे का घाटा? कभी फायदे का भी घाटा होता है क्या? अरे कभी फायदे का भी घाटा होता है क्या? हाँ सर, होता है। कैसे होता है फायदे का घाटा? स्टोरी सुनेंगे 5 मिनट इत्मीनान से, आपको पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। स्टोरी सुनने से काफी चीजें क्लियर होती हैं। स्टोरी सुने। है क्या स्टोरी में कि मेरी एक शॉप है कुर्सियों की। ये एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, फिर से दे रहा हूँ, सुने। मेरी अपनी एक शॉप है कुर्सियों की। मैं अपनी शॉप के बाहर बैठा था, चेयर्स बेचने का काम मेरा है। एक आदमी आया, कहता है कि भाई क्या करते हो? मैंने कहा दिख नहीं रहा पीछे दुकान है, इतना बड़ा शोरूम है, कुर्सियां बेच रहा हूँ। तो उसने कहा कितने की एक कुर्सी? मैंने कहा 1000 रुपए की एक कुर्सी। एक चेयर का दाम 1000 रुपीज है। तो उसने कहा ठीक है, दे दो हमको 100 चेयर्स। उसने 100 चेयर्स के लिए ऑर्डर दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने तुरंत के तुरंत खुश होकर दांत दिखाते हुए उसके ट्रक पर, या उसने जो अपना कैरियर लाया था उस कैरियर पर मैंने उस सामान को रख दिया। 100 कुर्सियां चली गई। मैंने कहा पैसा? उसने कहा मैं चोर दिखता हूँ तुमको? डकैत दिख रहा हूँ? मैंने कहा नहीं भाई, दिखते तो बड़े सभ्य हो, अच्छे खासे कपड़े पहन के आए हो। उसने निकाला जेब से अपना एक विजिटिंग कार्ड और हमको दिया कि अपने किसी बंदे को भेज देना, मैं पैसा दे दूंगा। मैंने कहा लो, एक नई मुसीबत आ गई भाई। मैंने कहा ठीक है, भेज देंगे। वो चला गया। 3 दिन बाद उसने बोला था, 3 दिन का इंतजार कर रहा हूँ, कॉल आएगी, नहीं आई। 4 दिन, 5 दिन, अल्टीमेटली मैंने कॉल किया। मैंने कहा भैया मैं यहाँ से बोल रहा हूँ चेयर की शॉप से, आप चेयर ले गए थे, मेरा पैसा दो। 1 लाख रुपए की इनकम मेरी है, दे दो। उसने कहा मैं दाऊद के यहाँ से बोल रहा हूँ, पैसा चाहिए तेरे को? मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए, पैसा रख। तो अब बताओ, 1 लाख रुपए मेरा जो फायदा होने वाला था, व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एक्चुअल में तो हो ही गया था। लेकिन अब क्या मेरे को वो फायदा मिला या नहीं मिला? क्या मुझे वो फायदा हुआ या नहीं हुआ? क्या मुझे वो फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो ये फायदे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये फायदे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये फायदे का घाटा हो गया। जो फायदा होने वाला था, जो हम सोच कर बैठे थे कि मैंने माल बेच दिया। जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं ना, देन एट दैट टाइम, उस समय हम सोच करके बैठ लेते हैं कि हमको इससे पैसा मिलने वाला नहीं है। हम उधार माल किस बेसिस पर बेचते हैं? कि हमको सामने वाले से पैसा नहीं मिलेगा, इसी बेसिस पर तो बेचते हैं। हम उधार माल इसी बेसिस पर तो बेचते हैं कि हमें सामने वाले से पैसा नहीं मिलेगा। कोई तो जवाब दो ना। हम उधार माल इसीलिए इसीलिए बेचते हैं ना कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, है? हम लोग उधार माल इसलिए बेचते हैं कि हमें पैसा सामने वाला सही समय पर दे देगा। ऐसे कैसे बेच दोगे उधार? कोई आया सामान खरीदने के लिए, तुम पैसा नहीं ना दोगे, ले जाओ। अरे भैया उसका अगर मालूम है वो डकैत है तो उसको हम सामान नहीं बेचेंगे। अगर हम उधार माल इस बेसिस पर बेचते हैं कि सामने वाला उधार ले जा रहा है, क्रेडिट पर ले जा रहा है, शरीफ आदमी है, कुछ दिन बाद हमें हमारा पैसा दे जाएगा, इस उम्मीद पर हम उधार सामान बेचते हैं। By having such expectation that the other one party will pay their dues on time to me
by having such expectations or probability we are just selling them the goods on credit basis, ये मान करके। लेकिन अगर कोई आए यहाँ पर बंदूक रख दे, कह दे कि भैया हमको 1000 कुर्सी दो, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। अरे भैया बंदूक भी रख रहे हो, तुम पैसा भी दे दोगे, क्या बात कर रहे हो, नौटंकी किस चीज की है, ले जाओ नुकसान है। उस समय तो हम उसको लॉस ऑफ स्टॉक मान लेंगे। दोनों में फर्क समझ में आया? अगर कोई हमसे यहाँ गन पॉइंट पर 1000 कुर्सियां ले जाए, 100 कुर्सियां ले जाए, तो मैं तो उसी समय मान लूंगा दैट इज आवर लॉस ऑफ स्टॉक। हम उससे ही थोड़ी कहेंगे पैसा लेकर के आओ, उधार माल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई कहता उधार माल बेचो, मैं देखता हूँ वो शरीफ आदमी है, ठीक है, मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी है, ले जाओ, पैसा देते रहना 10 दिन 15 दिन के बाद। दोनों में डिफरेंस है। पहले वाला अगर गन पॉइंट पर कोई ले जा रहा है, दिस इज द लॉस ऑफ स्टॉक। और अगर कोई प्यार से ले जा रहा है कि पैसा हम दे देंगे, उसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी है, दैट इज योर क्रेडिट सेल्स। ये क्रेडिट सेल्स है जिस पर आप इनकम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने उधार माल बेचा है, मेरा फायदा होना ही होना है। हाँ, ये है। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि फ्यूचर में हमको फायदा नहीं होगा, हमने जिसको शरीफ समझ करके उधार माल बेचा था वो तो बदमाश निकला, वो तो पैसा देगा ही नहीं देगा। अगर वो पैसा नहीं देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फायदा होने वाला था वो अब नहीं होगा। अब हम उस इनकम को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। जैसे मैंने 2 सेल की, पहली सेल थी 15 लाख की और दूसरी थी 5 लाख की। टोटल मेरी सेल थी 20 लाख की। और मैं जो कमाता हूं ना, मैं ग्रॉस प्रॉफिट कमाता हूं, ये जो सेल करता हूं ना 10% प्रॉफिट ऐड करके बेचता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 10%। 15 लाख पर मैंने प्रॉफिट मान लिया 1,50,000 और 5 लाख पर मैंने प्रॉफिट मान लिया 50,000। टोटल 20 लाख पर मैंने प्रॉफिट ले लिया 2 लाख। यही तो हम लोग करते हैं, यही तो हम लोग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। हाँ सर, यही करते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें मालूम पड़ जाए कि ये 5 लाख रुपए हमको नहीं मिलने वाले, ये 5 लाख रुपए हमको नहीं मिलने वाले, कौन वाले 5 लाख? ये ये 5 लाख हमको नहीं मिलेगा, तो क्या उस 5 लाख पर हमने इनकम 50,000 चढ़ा दी या नहीं चढ़ा दी अपनी बुक्स में? हमने उस 5 लाख पर 50,000 जैसे ही सेल हुआ हमने दिखा दिया, इनकम हो गई। अरे भैया कहां हुई इनकम आपकी? आपका ये पैसा पता चल रहा है डूब जाएगा। वी वेयर एक्सपेक्टिंग टू अर्न समथिंग ऑन द सेल्स। हम तो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमारी प्रॉफिट हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, सामान बिक गया, उधार हमने प्रॉफिट मान लिया था। लेकिन अब हमको लगता है हमसे गलती हो गई, हमने जो उधार माल बेचा था उसका अब हमें फायदा नहीं मिलेगा। जैसे ही ये आया, जैसे ही ये आया तो कहा गया कि इस इनकम को आप पोस्टपोन कर दो, इस इनकम को आप पोस्टपोन कर दो, डेफर कर दो, तब तक जब तक कि एक्चुअल में आपको ना मिल जाए। इस इनकम को आप डेफर कर दो, डू नॉट ट्राई टू शो इट एज योर इनकम, कॉज नाउ इट इज डाउटफुल। अब ये इनकम डाउटफुल है, नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। हमारे दिमाग में अब ये आया कि ये पैसा नहीं मिलेगा, सामने वाला तो चोर निकला। लेकिन कभी कभी चोर भी थोड़े शरीफ होते हैं। हमने ये इनकम अपनी बुक से हटा दी कि हमें नहीं मिलेगा ये इनकम पैसा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो बंदा आता है 2 लाख रुपए दे जाता है, तो हमारे लिए तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है भैया। अब जब वो एक्चुअल में मिलेगा मरा हुआ पैसा, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी अगर किसी इनकम की रिकवरी पर, मेरी बात ढंग से समझे जो सेंटेंस हम बोलने जा रहे हैं, अगर किसी इनकम की रिकवरी पर, अल्टीमेट कलेक्शन पर कोई डाउट आ जाता है, तो उस इनकम को आप तब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक एक्चुअल में वो आपको रिसीट ना हो जाए। यानी वो इनकम का वो पार्ट, इनकम का, केवल इनकम का वो पार्ट जिसके अल्टीमेट कलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, उसको थोड़ा साइड करो, उसको अपनी इनकम मत मानो। तब तक मत मानो जब तक एक्चुअल में आपको ना मिल जाए। जितना मिलेगा वो इनकम, जितना नहीं मिला वो तो हमने इनकम माना ही नहीं। फर्क समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइए। ये था आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। किसी को कोई डाउट?
बहुत बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। तो हम लोग रियलाइजेशन कंसेप्ट में ये काम करते हैं कि हम लोग सीधी सीधी बात इनकम को ही लेते हैं, एक्सपेंडिचर को किनारे कर देते हैं। कंजर्वेटिज्म के में केवल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या लॉसेस को बियर करते हैं, इनकम को साइड में फेंक देते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम को। अगर हम बात करें रियलाइजेशन कंसेप्ट की, तो कहता है कि कोई भी ऐसी इनकम जिसका फ्यूचर में मिलना डाउटफुल है, तो आप उस इनकम को इनकम मत काउंट करिए अनटिल और अनलेस इट एक्चुअली रिसीट बाय यू। जितना मिलेगा उसको आप इनकम मानो, क्योंकि वो डाउटफुल केस था। अब जितना मिलेगा वो इनकम है, जितना नहीं मिलेगा उसको किनारे फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। और इसके बाद हम लोग का कौन सा बचा है? एक ये है, कंसिस्टेंसी बचा है। बाकी ये सारी चीजें हो गई, कंसिस्टेंसी और पीरियडिसिटी कंसेप्ट, दैट्स इट। ये कंसिस्टेंसी तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल अकाउंटिंग या पीरियडिसिटी कंसेप्ट देखते हैं क्या है ये। इसमें मुझे ज्यादा बताने के लिए नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि जब आप अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो पर्टिकुलर एक पीरियड का होना चाहिए। जैसे मैं गया, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करनी थी, मैं जगह खोज रहा था कि भाई मुझे कहीं पर किराए पर जगह मिल जाए ताकि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकें। आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दैट। मैं मार्केट में सोच रहा था, खोज रहा था, तब तक मुझे एक मिल गया बंदा। वो कहता है मेरे पास जगह है, आकर के देख लो कैसी है। उसने शटर उठाया, उसने शटर उठाया। अंदर मैंने देखा कि मकड़ी का जाला, धूल, कोई फर्नीचर नहीं, केवल दीवारें थी, वो भी प्लास्टर नहीं की हुई, फर्श था उसमें भी टाइल्स नहीं लगी हुई, गंदगी हर जगह थी। तो मैंने कहा कितना किराया लेंगे सर जी? तो उसने कहा 40,000 रुपये, 40,000 हम किराया लेंगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही उससे डन हुआ, अगले दिन से मैं क्या करूंगा? क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा है नहीं? सबसे पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा? सफाई करवानी पड़ेगी, झाड़ू वगैरह लगवाना पड़ेगा, जितनी गंदगी है वो निकालनी पड़ेगी, टाइल्स वाले मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, टाइल्स लगवानी पड़ेंगी, प्लास्टर करवाना पड़ेगा, खिड़कियां लगवानी पड़ेंगी, दरवाजे लगवाने पड़ेंगे, पार्टीशन करवाना पड़ेगा, एल्युमिनियम का वर्क होगा, वुडन का वर्क होगा, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और मुश्किल से 2 या 3 दिन में सब निपट जाएगा। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे, 2 3 दिन में कहाँ निपटता है ये? महीनों लग जाते हैं। यानी मेरी जेब से निकला मिस्त्री का, लेबर का, फर्नीचर का, सीमेंट का, रॉड का, बालू का, कील का, फेविकोल का, इसका उसका तमाम खर्चा, फ्रेट का, दिन भर खर्चा खर्चा खर्चा। 2 महीना 3 महीने तक केवल गया 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 गया। और पता चला मैंने उसके कंस्ट्रक्शन में 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। कितने दिनों में? 3 महीने लग गए। और मैंने 3 महीनों में 15 लैक्स का उस पर एक्सपेंडिचर कर दिया ताकि एक प्रॉपर क्लासरूम का शेप आ सके। चलिए सर, ये 15 लाख रुपए चले गए। अब मैं बैठा हूं कि कोई आएगा हमसे पढ़ेगा, कोई आएगा हमसे पढ़ेगा। इंतजार करते करते एक बच्चा आया, 2 आए, 10 आए, 20 आए, बनते बनते होता गया 5 साल बीत गए। कितने बीत गए? 5 साल बीत गए। मैं ये सोचता रहा कि अब हमसे प्रॉफिट हुआ इन ईयर्स में या नुकसान हुआ। अब जाहिर सी बात है, 5 साल बाद दिमाग में आया कि मुझे ये पता करना है कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या मेरे बिजनेस को लॉस हुआ। ये जानना है या नहीं है? सर बिल्कुल जानना जरूरी है कि आपके बिजनेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे? हम दौड़े दौड़े जाएंगे एक सीए साहब के यहाँ। सीए साहब, सीए साहब, सीए साहब ने कहा बोलो। मैंने कहा भाई, हमने ना बिजनेस शुरू किया था 2016 में, आज है 2021, तो हमें ना इसका प्रॉफिट या लॉस जानना है कि मेरा बिजनेस फायदे में चल रहा है या नुकसान में। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years आई अवोक। मैं समझा कि मुझे जानना चाहिए कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस। इतना बिजी हो गया था मैं क्लास वगैरह लेने में, 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं। अब मैं सीए साहब के पास गया कि मुझे बताओ मुझे मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसने कहा ठीक है, बैठो। उसने कहा हैव यू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ योर बिजनेस और नॉट?
मैंने कहा अरे ये क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं तो नल्ला ठहरा, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट मुझे कैसे मालूम, मैं कैसे अपना बिजनेस का फायदा या घाटा समझ पाऊंगा भाई, वो तो मैं आपके पास इसीलिए आया। उसने कहा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने एक पीएल अकाउंट बनाया। उसने कहा बताओ किराए का कितना खर्च, मैंने कहा इतना हर महीने का। बिजली का खर्च कितना, मैंने कहा ऑन एन एवरेज इतना होता है। उसने कहा बताओ और टी चाय रिफ्रेशमेंट का कितना खर्चा, मैंने कहा इतना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना, बुक्स और मॉड्यूल बच्चों को इश्यू करते हैं उसका कितना, फलाना कितना, दिमाग का कितना, वो खर्चे नोट करते जा रहा है करते जा रहा है। 5 साल का उसने हमसे इस तरह से हिसाब लिया। उसने कहा बताओ इनकम कितनी, मैंने कहा ऑन एन एवरेज इतनी। उसने कहा रिसीट कितनी, मैंने कहा ऑन एन एवरेज इतनी। उसने कहा देख भाई तेरा 5 साल में जो फायदा या नुकसान हुआ है ना, वो 5 लाख रुपए का हुआ है। 5 लाख का तेरे को फायदा हुआ है। अब आप लोग हमें बताएं, इज इट अ पॉजिटिव इंडिकेशन और अ निगेटिव इंडिकेशन? ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या निगेटिव इंडिकेशन है? ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या निगेटिव है? कौन बोला, कौन बोला? साहिबा बोल रहा, अच्छा सृंजनी बोलिए बाबू। अच्छा, और खुशी? खुशी बाबू बताइए। पॉजिटिव लग रहा है ना? सीए साहब ने हमसे कहा कि भाई 5 साल में आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बताइए। मैंने तो कोई बुक्स बनाई नहीं थी, मैंने तो कोई बुक्स बनाई नहीं थी। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? अच्छा। उसने कहा अब जाहिर सी बात है, अब मैं रो दूंगा अगर मुझे कोई अपना प्रॉफिट या लॉस ना बताए, तो मैं तो रो दूंगा। मैंने कहा भैया हमें तो अपना प्रॉफिट या लॉस चाहिए, आप सीए साहब हो, आप नहीं बताओगे कौन बताएगा? उसने कहा भाई ये बताओ 5 साल में टोटल खर्च कितना हुआ? तो मैंने कहा इस पर इतना हुआ होगा, इस पर इतना हुआ होगा, रेंट पर मैंने 5 साल इतना दिया होगा, बिजली का मैंने इतना दिया होगा, बच्चों का के ऊपर जो मैंने खर्च किया होगा, मॉड्यूल वगैरह बुक्स वगैरह पर इतना खर्च किया होगा, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का इतना खर्च हुआ होगा। मींस मैंने कुछ ऑन एन एवरेज बता करके उसको बता दिया। उसने कहा 5 साल में इनकम कितनी हुई होगी, मैंने 5 साल का उसको ऑन एन एवरेज एक इनकम का फिगर बता दिया। उसने कहा आपको 5 साल में 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है, और मैंने लगाया कितना था शुरू में, 20 लाख रुपए लगाए थे। बताओ ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या निगेटिव? 5 साल में 5 लाख रुपए कमाया, कैसे निगेटिव कैसे? अच्छा हर्ष बोलिए बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नेगेटिव इंडिकेशन है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंडिकेशन, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंडिकेशन, दिस इज अ नेगेटिव इंडिकेशन। सर फायदा हुआ है, अरे दिस इज नॉट एन एक्चुअल प्रॉफिट, दिस इज एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हमने तो कोई बुक्स बनाई ही नहीं, हम कैसे कह सकते हैं ये 5 लाख का फायदा हुआ होगा? मैं 5 साल बाद सीए साहब के पास पहुंचा, मैंने सीए साहब से कहा कि सीए साहब बता दीजिए कि फायदा या घाटा। उसने पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हैव यू मेंटेन्ड योर बुक्स ऑफ अकाउंट? मैंने कहा हाँ, हमने बनाई है बुक्स ऑफ अकाउंट, हम बनाते हैं, हमें आता है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने। उसने कहा ठीक है ले आओ। उसने हमसे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट ले ली, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करके 5 दिन बाद उसने बताया सारा एक्चुअल, सारा का सारा एक्चुअल। और उसके बाद उसने 5 दिन बाद हमको बताया कि भाई 5 साल में आपकी बुक्स में 15 लाख का फायदा शो हो रहा है। कितना शो हो रहा है? 15 लैक्स का। कितने का शो हो रहा है? 15 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट, दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट। कोई एवरेज नहीं है, हर चीज मैंने एक्चुअल दे दी उसको अपनी बुक्स। अब बताओ ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव इंडिकेशन? अब बताओ ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव इंडिकेशन? पॉजिटिव। सारे लोग एग्री होने इस चीज से? स्टिल इट इज नेगेटिव इंडिकेशन, नॉट अ पॉजिटिव ये नेगेटिव है। अरे अरे सर अब काहे का नेगेटिव हो गया? अब तक तो आप कह रहे थे एक्चुअल नहीं था इसीलिए नेगेटिव था, अब एक्चुअल है तो अब काहे का नेगेटिव? अब मैं बताता हूं क्यों नेगेटिव। ढंग से सुनेंगे। अगर
मैंने सीए साहब से कहा, सीए साहब हमको ना इसको अलग अलग करके बताइए। उसने कहा यहाँ 1 लाख रुपए का घाटा हुआ था, यहाँ 2 लाख रुपए का घाटा हुआ, और यहाँ 5 लाख रुपए का फायदा हुआ, यहाँ 7 लाख रुपए नहीं 8, और यहाँ 5 लाख रुपए का फायदा हुआ है। चलो यहाँ कर देते हैं 5 और यहाँ कर देते हैं 8। उसने हमें अलग अलग ईयर्स का ये बताया। आप जरा टोटल देखो तो हमारा कितना फायदा हो गया, 15 लाख का। उसने यही तो बताया था कि पिछले 5 सालों में आपने एक्चुअल में आपने 15 लाख रुपए कमाया। मैंने कहा हर साल का बताओ, उसने बताया इतना। अब एक बात बताओ, सच सच बताना, अगर हमने इस साल का इसी साल प्रॉफिट जान लिया होता, मेरा वर्ड समझना, मैं 5 साल बाद सीए साहब के यहाँ गया, मैं 5 साल बाद नहीं गया होता और मैंने पहले साल के अंत में ही अपना प्रॉफिट या लॉस जान लिया होता, तो मैं पूरी कोशिश करता कि अगले साल इस प्रॉफिट के बदले क्या, लॉस के बदले क्या आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। मैं अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करता, वो मैं अंधेरे में जी रहा था, इसीलिए ये 2 लाख का नुकसान फिर से हो गया। मैं अंधेरे में जी रहा था, इसीलिए 2 लाख का नुकसान हो गया। अगर हमें कोई बता देता पहले साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इफ समवन वुड हैव बीन टोल्ड टू मी दैट यू आर इन लॉस ऑफ ₹1 लाख, देन आई वुड हैव बीन ट्राइड माय बेस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉफिट। मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की सोचता, मैं पूरी कोशिश करता कि मैं अपने आप के बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दूं, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूं। ये मैंने पूरा सोचा होता और उसके लिए मैंने एफर्ट्स किए होते, और अगर एफर्ट्स किए होते, हो सकता है कि 2 लाख का लॉस मेरा 50,000 के लॉस पर ही रुकता, हो सकता है, हो सकता था कि मेरा ये 2 लाख का लॉस 50,000 के लॉस पर रुकता। और एक बार अगर ये रुक जाता तो हो सकता था ये 5 लाख का प्रॉफिट ना हो करके हम 8 लाख का प्रॉफिट कमा रहे होते। हो सकता था यहाँ हम 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहे होते, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल प्रोसीजर रहता, हमारे हाथ में बुक्स ऑफ अकाउंट रहती। जो फालतू के खर्चे थे हम उनको एलिमिनेट करते, जहां प्रोडक्टिव नेचर का खर्चा होता वहां पर हम उसको करते, जो हमारे पोटेंशियल मार्केट रहती है हम वहां पर देखते। लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए। वो 5 साल बाद हमको 15 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंडिकेशन, स्टिल इट इज नेगेटिव इंडिकेशन, कॉज हमने हर साल का अपना प्रॉफिट या लॉस नहीं जानने की कोशिश की। मेरे हिसाब से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर हमको हर साल का पता लगे तो हमारा रिजल्ट कुछ और हो। इसीलिए पीरियडिसिटी कंसेप्ट को लाया गया, इसीलिए पीरियडिसिटी कंसेप्ट को लाया गया, जो ये कहता है कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रिक्वेंट तौर पर बनाना चाहिए, कम से कम 1 साल में एक बार तो बने ही बने, कम से कम 1 साल में आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार तो जरूर बनाएं। कम से कम, मैंने क्या कहा, कम से कम साल में एक जरूर बनाएं। साल में 4 बार बना लें, दैट इज अप टू यू। इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, you can prepare it. If you just want to prepare your financial statement on quarterly basis, you are free to prepare it. आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, फोर्टनाइटली अगर प्रिपेयर कर सकते हैं, सो फॉर सो गुड। लेकिन अगर आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं तो एटलीस्ट, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट कम से कम साल में एक बार जरूर बनाएं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि हर साल का प्रॉफिट या लॉस आपको पता चले और उस हिसाब से आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को और ज्यादा प्रॉफिट्स पे, अपने लॉसेस को, लॉस को एलिमिनेट करने में या उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में दिमाग लगा सकें। होप सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए पीरियडिसिटी कंसेप्ट जनरेट हुआ, जो आप बनाते हैं ना कि सर हम 1 जनवरी, अच्छा अब ये फिर प्रॉब्लम आती है, सर ये पीरियडिसिटी कंसेप्ट में बनाते किस पीरियड का है, जनवरी से दिसंबर का, अप्रैल से मार्च तक का, होली से होली तक का, दिवाली से दिवाली तक का, ईद से ईद तक का। सर कोई बताइए ना, सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। कहा गया यू आर फ्री टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप कोई भी एक साल ले लो, आपको लगता है 1 फरवरी से 31 जनवरी तक का, यू कैन प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, यस यू कैन प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट पीरियड। 1 अप्रैल टू 31 मार्च लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं
1 अप्रैल से 31 मार्च, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स भी उसी हिसाब से बनता है। इनकम टैक्स लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि फाइनेंशियल ईयर को लेकर के चलते हैं। जब आप जीएसटी पढ़ते हैं तो भी बताया जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो सारे बिजनेसमैन कहते हैं काहे के लिए टिटम्मा पाले रे, हम लोग ना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना फाइनेंशियल ईयर पर ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर इनकम टैक्स भी है और उस पर हमारा जीएसटी भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा नॉर्मली लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च, अदरवाइज कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पीरियड का इस समय ऐसे बनाना चाहिए। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप हमें बताएं, तो नॉर्मली लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और कंपनी लॉ सब कोई प्रेफर करता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसलिए हम लोग उसी को ही प्रेफर करते हैं। अब आप हम लोग बताएं लाइन बाय लाइन की आज के सेशन में कहीं किसी को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। सृंजनी बोलिए बाबू, कोई डाउट था? हर्ष को भी नहीं है। चौधरी, सायमा, कोई दिक्कत बाबू? अच्छा, खुशी, ठीक है, वो समझ में आया। खुशी, जो आपको लग रहा था नहीं समझ में आ रहा, चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट सेशन कल हम लोग फिर मिलेंगे 1 बजे से, आप लोग रेडी रहिएगा। कल हम एक एक ही कंसेप्ट चलाएंगे, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। छोटा सा चैप्टर होगा, कल का कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? छोटा सा चैप्टर होगा, कल का कल खत्म हो जाएगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और एक दूसरा चैप्टर तुरंत के तुरंत खत्म होगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में उस चैप्टर में टाइम लगेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स।